हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार पुनः आपका प्रभा एकेडमी के डिजिटल मंच पर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और धुआंधार पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अब हमारा समय है आप सबकी फेवरेट सब्जेक्ट साइंस पढ़ने का। साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा है कक्षा 10 का चौथा चैप्टर कार्बन और उसके यौगिक। इसमें आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बातें करने वाले हैं, जो है कार्बन यौगिकों के कुछ कार्बन यौगिक अपने पढ़े, कुछ ऐसे कार्बन यौगिक पढ़ेंगे जो हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले हैं। तो उनके बारे में हमारे को दो कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिकों के बारे में पढ़ना है। एक तो आपका है एथेनॉल, एक है आपका एथेनॉल और एक है आपका एथेनोइक अम्ल, ठीक है ना। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एथेनॉल के बारे में। तो ये ऐसा कार्बन यौगिक है जो बहुत ही हमारे सामान्य जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कार्बन का यौगिक है एथेनॉल। क्या आप बता सकते हैं एथेनॉल का सूत्र क्या होगा? तो देखो भाई, एथेन है। एथेन के साथ हमारा कौन जुड़ा हुआ है? एथेन के साथ हमारा ऑल यानी कि एल्कोहल जुड़ा हुआ है, एल्कोहल। तो हम इसका सूत्र बना सकते हैं एथेन के साथ एल्कोहल। एथेन का मतलब क्या होता है? कार्बन कितने? 2। तो इसका सूत्र होगा CH3, एक कार्बन, और CH2 क्यों? क्योंकि यहाँ पर वापस जुड़ रहा है OH, तो ये OH मतलब एल्कोहल, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया एथेनॉल। एथेनॉल के बारे में अपन कुछ महत्वपूर्ण बातें करते हैं। सबसे पहले तो अपन को ये देखना है कि इसके बारे में भौतिक गुणों के बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, एथेनॉल को हम लोग सामान्यतः क्या कहते हैं? एल्कोहल भी कहते हैं। एथेनॉल को सामान्यतः एल्कोहल कहा जाता है, इसलिए क्या हम लोग इसे एल्कोहल कह सकते हैं? क्या हम लोग इसे एल्कोहल भी कह सकते हैं? देखियो, सामान्यतः इसे क्या कहते हैं? एल्कोहल कहते हैं। सामान्यतः इसे क्या बोलते हैं भाई? एल्कोहल। अगर तुम लोगों से पूछे एल्कोहल का सूत्र, तो सामान्यतः एल्कोहल का मतलब आपका एथेनॉल है, ठीक है। नहीं तो एल्कोहल तो वो OH जो क्रियात्मक समूह लग रहा था उसे कह रहे थे, लेकिन सामान्यतः एथेनॉल का भी नाम एल्कोहल होता है। दूसरी बात, एल्कोहल के बारे में अपन बात करते हैं तो इसका आपको ध्यान रखना, गलनांक। एक होता है गलनांक, एक होता है क्वथनांक। दोनों आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वथनांक, देखिए इसका गलनांक होता है, वो होता है 151 केल्विन, 151 केल्विन, ठीक है ना। गलनांक कितना होता है? 151 केल्विन। अगर तुमसे पूछे इसका क्वथनांक, तो क्वथनांक ध्यान रखना 351 केल्विन, 351 केल्विन, ठीक है। ये दो चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी, गलनांक और क्वथनांक, ठीक है। उसके बाद और आप लोगों को कुछ बातें ध्यान में रखनी है। तो ध्यान रखना, एथेनॉल जो है वो एल्कोहलिक पेय पदार्थों का सबसे मुख्य घटक होता है। एल्कोहलिक पेय पदार्थ जो होते हैं उनका मुख्य घटक होता है। एल्कोहलिक पेय पदार्थ, शराब वगैरह जो आती है, उसका मुख्य घटक जो होता है वो अल्कोहल या एथेनॉल होता है, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे, अल्कोहल या एथेनॉल होता है। अगर इसकी बात करें इसका रंग कैसा होता है, तो रंग जो होता है एथेनॉल का रंग बिल्कुल नहीं होता है, यानी कि रंगहीन होता है। कैसा होता है भाई? रंग नहीं होता, रंगहीन होता है, ठीक है ना। अगर आप इसकी बात करें गंध की, तो गंध जो होती है ना, जो एथेनॉल की गंध, वो भी नहीं होती, यानी कि गंधहीन होता है। ना तो इसका रंग है, न ही इसके अंदर गंध होती है। तो भाई आपसे पूछे इसका स्वाद कैसा है? स्वाद कैसा है? स्वाद है ऐसा, मतलब कड़वा कह सकते हैं अपन। स्वाद कैसा है? कड़वा कह सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा मतलब जैसे जल कोई चीज है, पता नहीं, स्वाद जो है वो आपका कड़वा होता है, यानी कि ऐसे कड़वा मतलब अगर कोई चीज जलती है ना, जलने के बाद जैसा स्वाद आता है ना, वैसा जलने के बाद कोई चीज़ों का जो स्वाद आता है वो वैसा वाला स्वाद है इसका, ठीक है। जैसे मान ले आप ये समझो, जैसे आपकी रोटी वगैरह है वो जल जाती है, तो जलने के बाद जो स्वाद आता है
वैसा वाला आपका क्या है, इसका स्वाद है। ठीक है ना। चलो भाई, ये बातें और होगी। क्वथनांक गलनांक हो गया, और ये रंग और ये कहाँ काम आता है ये हो गया। ठीक है। दूसरी बात, ये सारी होता है या अम्लीय होता है, ये बताओ। तो ये ना तो सारी होता है, नहीं अम्लीय होता है, तो ये होता है उदासीन प्रकृति का। स्वाद तो थोड़ा कड़वा है, लेकिन फिर भी ये कैसा है, उदासीन प्रकृति का है। कैसा, उदासीन प्रकृति का है। ठीक है। अच्छा, ये जल में घुलनशील होता है, जल में आपको घोल सकते हो। जल में क्या होता है, घुलनशील। कितना भी इसको जल में घोलो, और मतलब पूरी तरह से घुलनशील है। आप चाहो उतना इसको जल में घोल सकते हो। आप चाहो तो 1 लीटर में आधा लीटर जल डाल दो, आप चाहो तो आधे लीटर में 1 लीटर जल डाल दो। जितना भी मतलब किसी भी मात्रा में इसको जल में घोला जा सकता है। ये अच्छा विलायक है। अच्छा क्या है, विलायक होता है। अच्छा बताओ, विलायक क्या होता है, विलायक। अच्छा, 2 नाम आप लोगों ने सुने होंगे, एक तो होता है विल्ले, एक होता है विलायक। आप कमेंट करके बताओ कि विलायक होता क्या है। ये अच्छा विलायक है, इस कारण इसका उपयोग आपका जो कुछ दवाइयाँ वगैरह बनाने में होता है। तो सबसे पहले इसका उपयोग होता है एक टिंचर आयोडीन में, टिंचर आयोडीन में, आयोडीन। इसके अलावा आपका इसका उपयोग होता है कफ सिरप बनाने में। कफ सिरप, कफ सिरप का मतलब जो आपके खांसी वगैरह की दवाइयाँ आती है, उसमें आपका कौन मिलाया जाता है, अल्कोहल मिलाया जाता है या एथेनॉल मिलाया जाता है ना। अच्छा, जो समझदार लोग होते हैं वो सीधा दारू नहीं पी करके क्या पी सकते हैं, कफ सिरप पी सकते हैं। लोगों को पता नहीं चलेगा, लेकिन होता क्या है, एथेनॉल ही होता है। तो कफ सिरप में आपका एथेनॉल होता है। ठीक है ना। उसके अलावा आपसे पूछे और इसका उपयोग कहाँ होता है, तो और इसका उपयोग आपका टॉनिक में होता है, और इसका उपयोग सैनिटाइजर में होता है। सैनिटाइजर, सैनिटाइजर जो आपके हाथ साफ करने वाला आता है, उसमें भी इसका उपयोग होता है। ठीक है ना। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। मुख्य रूप से आप लोग 2 ध्यान रखेंगे, एक तो ये टिंचर आयोडीन, इसके अलावा ये आपका कफ सिरप। कफ सिरप के अंदर आपका अल्कोहल या एथेनॉल यूज में लिया जाता है। ठीक है ना। अगर कोई कहता है हमने अल्कोहल नहीं पिया है, तो गलत बात है। अल्कोहल आपका कहाँ से मिल जाएगा, कफ सिरप से भी मिल जाएगा। ठीक है ना। चलो भाई, इसके अलावा ये क्या काम का है भाई बताओ। अगर आप लोग एथेनॉल की थोड़ी सी मात्रा अगर लेते हो, अपने मतलब पी लेते हो, थोड़ा सा पी लेते हो, मतलब एकदम तनु एथेनॉल पी लो, तनु एथेनॉल की मात्रा, तनु एथेनॉल भी आप पीते हो, तनु एथेनॉल भी आप पीते हो, तो आपको नशा आ जाएगा। बिल्कुल साहब, क्या आ जाएगा, नशा। जो शराबी लोग होते हैं ना, उनको जैसा नशा आता है ना, वैसा नशा आपको आ जाएगा तनु एथेनॉल से। तनु और सांद्र हम लोगों ने जब अम्ल और सार पढ़ा था, वहाँ पढ़ा था तनु और सांद्र। तो तनु एथेनॉल पीते हो तो भी आपको नशा आ जाएगा, मतलब थोड़ा सा एथेनॉल आपके लिए बहुत काम कर जाएगा। ठीक है ना। चलो भाई, और तो अब अपन बात करते हैं, ये तो इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। अब अपन बात करते हैं कि अगर इस एथेनॉल है, ये हमारे सजीवों पर क्या प्रभाव डालता है। ज़्यादातर सजीव मतलब मानव ही इसका उपयोग करता है, और तो कोई नहीं करता है। तो अपन बात करते हैं सजीवों पर प्रभाव। सजीवों पर प्रभाव मतलब किसके प्रभाव, एथेनॉल के। अगर एथेनॉल कोई पीता है तो सजीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखो, सबसे पहले तो इनकी उपापचयी क्रियाएं धीमी हो जाती है। क्या हो जाता है, उपापचयी क्रियाएं धीमी हो जाती है। क्रियाएं क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। बिल्कुल साहब, उपापचयी क्रियाएं क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। दूसरा आपका तंत्रिका तंत्र जो है, तंत्रिका तंत्र कमजोर हो जाता है। तंत्रिका तंत्र क्या हो जाता है बेटा, कमजोर हो जाता है। तंत्रिका तंत्र होता क्या है, वैसे भी अपना अगला बायो का दूसरा जो चैप्टर है वो तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड ही है। यहाँ पर ये समझो, जो हमारे शरीर में ये हाथ ऊपर जा रहा है, तो इसको ऊपर हाथ करने के लिए जो सूचना दिमाग दे रहा है, ये दिमाग दे रहा है, और उस दिमाग से ये सूचना आ रही है ना,
वो तंत्रिका तंत्र के द्वारा भेजी जाती है। इस तरह से तो कुल मिला के ये तंत्रिका तंत्र होता है वो कमज़ोर हो जाता है। इस वजह से उनका जो बॉडी है, जो आपका एथेनॉल पीता है उसका बॉडी जो है वो कंट्रोल नहीं रहता, ठीक है ना। तो कुल मिला के तंत्रिका तंत्र जो है वो कमज़ोर हो जाता है, इस वजह से उनका बॉडी कंट्रोल में नहीं रहता। इसलिए जो शराबी लोग होते हैं वो जब चलते हैं तो उनका पैर यहाँ वो जो उनको पैर जिस जगह देना होता है उस जगह नहीं दिया जाता, दूसरी जगह दिया जाता है ना। इसलिए वो फिर ऐसे लड़खड़ाते हुए चलते हैं। इसका मतलब तंत्रिका तंत्र जो होता है वो कमज़ोर हो जाता है, इस वजह से उनमें समन्वय की कमी हो जाती है। समन्वय की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। समन्वय की कमी का मतलब ये है कि उनको जैसे जो काम करना होता है वो सोचते हैं कि साहब मैं पानी का लोटा उठा लूँगा, लेकिन वो नहीं उठा पाते। उनको लगता है कि मैं चल लूँगा, लेकिन वो चल नहीं पाते। तो कुल मिला के इनके पैर, मतलब एक पैर इधर जाएगा तो दूसरा पैर उधर जाना चाहिए, लेकिन कहीं और दिशा में जाएगा, है ना। वो तो आपको पता ही, आप लोगों ने देखा होगा लोगों को आसपास किस तरह से समन्वय की जो है वो कमी होती है। फिर आता उनिंदापन आ जाता है। इसकी वजह से तंत्रिका तंत्र कमज़ोर, उनिंदापन, ठीक है ना, उनिंदापन हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा इनको मानसिक दुविधा हो जाती है। क्या हो जाती है भाई? मानसिक दुविधा। दिमाग ठिकाने नहीं रहता, मानसिक दुविधा हो जाती है। तो क्या होता है? दिमाग ठिकाने नहीं रहता। इसके अलावा इनके सोचने या समझने की क्षमता जो है, सोचने या समझने की क्षमता खत्म हो जाती है, मतलब कम हो जाती है। फिर व्यक्ति सोच नहीं पाता, सोचने समझने की क्षमता जो है वो कम हो जाती है। इसलिए जो शराबी लोग होते हैं वो शराब पीकर कुछ भी बोल सकते हैं, है ना, क्योंकि उनको नहीं पता है कि ये उनकी बात है, वो सीक्रेट है, किसी को नहीं बतानी है, लेकिन वो बता देंगे, है ना, क्योंकि उनका दिमाग जो है वो सोचने समझने की क्षमता जो है वो इनकी कम हो जाती है। उनको फिर आइडिया नहीं रहता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है ना। तो सोचने समझने की क्षमता जो है बेटा खत्म हो जाती है। उसके अलावा ये सबसे ज़्यादा मांसपेशियों को भी प्रभावित करता है, मांसपेशियों को भी प्रभावित करता है, मांसपेशियों को भी क्या करता है? प्रभावित करता है, ठीक है ना। पर ये सब होने के बाद आदमी को रिलैक्स फील होता है, ध्यान रखना भाई, एकदम रिलैक्स फील होता है, यानी राहत मिलती है। कुल मिला के इतना होता है, साथ में भी इसको क्या होता है? राहत महसूस होती है, राहत महसूस होती है, राहत महसूस। इसलिए आपने देखा होगा शराबी लोग अगर कहीं भी पड़े हैं, अगर शराबी लोग आपके गली में या नाली में ऐसे पड़े हैं ना, कीचड़ के अंदर, फिर भी उनको मज़ा आ रहा होता है, मतलब बिल्कुल राहत महसूस होती है, ठीक है ना। तो सब चीज़ें होने के बाद भी इनको क्या होती है? राहत महसूस होती है, ठीक है ना। तो आपसे पूछे सजीवों पर अल्कोहल के क्या प्रभाव? उपापचय क्रियाएं धीमी हो जाएगी, तंत्रिका तंत्र मुख्य रूप से कमज़ोर हो जाता है, इस वजह से उनका समन्वय नहीं हो पाता, यानी कि बॉडी के पूरे अंग होते हैं ना वो समन्वित रूप से कार्य नहीं करते। तीसरी बात यह है कि उनके अंदर उनिंदापन आ जाता है, मानसिक दुविधा हो जाती है, सोचने समझने की क्षमता जो है वो कम हो जाती है, वो सोचते नहीं है, मांसपेशियाँ प्रभावित होती है, मांसपेशियाँ प्रभावित होती है। इतना सब कुछ होने के बाद भी आदमी राहत महसूस करता है, ठीक है ना। आदमी क्या महसूस करता है? राहत महसूस करता है। सिंपल कहानी ये है। अच्छा, ये बातें ये हैं कि अगर व्यक्ति एथेनॉल पी जाता है तो कुछ भी हो राहत महसूस करता है। और इसके अलावा ये भावनात्मकता होती है वो शून्य हो जाती है, हाँ, यूँ कह सकते हैं आदमी भाव शून्य हो जाता है, भाव शून्यता आ जाती है। भाव शून्यता का मतलब ये है कि उनके अंदर जो फीलिंग्स होती है, फीलिंग्स वो नहीं रहती फिर। यानी कि अगर मान लो आदमी को कोई मर गया, शराब पी लिया है, तो फिर उसको वो वापस वो ऐसा फील नहीं आता है कि कोई मर गया, दुख वाली बात फील नहीं आती है। तो कुल मिला के क्या होता है? भाव शून्य होता है, उसको कोई ऐसा फीलिंग नहीं होती है, कहीं भी रहे मस्त रहता है, यानी कि राहत महसूस करता है। कितना भी टेंशन हो भाई साहब, राहत महसूस कर रहा है। कुल मिला के एथेनॉल के ये प्रभाव है। अच्छा, एक और बात है, क्या होता है कि एक नाम आप लोगों ने फिर सुना होगा, मेथेनॉल। मेथेनॉल, अच्छा कोई बता सकता है मेथेनॉल का सूत्र क्या है?
मेथेनॉल होता ही है। अगर आप लोग क्या करो, एथेनॉल पीने से तो ये चीज़ें हो रही है, अगर आप मेथेनॉल की जगह क्या पी लो, एथेनॉल पी लो। मेथेनॉल ना पी करके आप पी लो एथेनॉल, तो क्या होगा, मेथेनॉल पियोगे तो सबसे पहले ये मेथेनॉल आपका क्या करता है, आपके बॉडी के अंदर जाके ये मेथेनेल बन जाता है। मेथेनेल आपने पी लिया, आपको पीना था मेथेनॉल, एथेनॉल पीना था, आपने क्या पी लिया, आपने पी लिया मेथेनॉल। तो ये क्या करेगा, हमारे शरीर के अंदर जाके क्या बन जाएगा, मेथेनेल बन जाएगा। ये जैसे ही यकृत के अंदर जाता है, लीवर के अंदर जाएगा, लीवर के अंदर जाते ही ये क्या बन गया, मेथेनेल बन गया। तो ये मेथेनेल क्या करता है, हमारे शरीर में बहुत बड़े नुकसान कर देता है। जैसे सबसे पहले ये क्या करता है, ये यकृत की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है। यकृत में ही मेथेनेल बनता है, तो ये यकृत की जो कोशिकाएं होती है, यकृत की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है। कोशिकाओं को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है, कुछ न कुछ करेगा, खराब कर देगा, नुकसान। अच्छा, एथेनॉल भी पहुंचाता है लेकिन उतना नहीं, तो ज़्यादा कौन पहुंचाता है, ज़्यादा कौन पहुंचाता है, मेथेनॉल पहुंचाता है। ठीक है ना। आपको ये क्या करेगा, जैसे ही यकृत में जाएगा मेथेनॉल, तो ये किस में बदल जाएगा, मेथेनॉल, मतलब ये ऑक्सीकृत हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है, ऑक्सीकृत होकर मेथेनॉल बन गया। ये यकृत में रहेगा तो यकृत की कोशिकाओं को क्या करेगा, नुकसान पहुंचा देगा। ठीक है ना। इसके अलावा ये क्या करता है, ये चक्षुष तंत्रिका, मतलब जो आंखों से जुड़ी हुई तंत्रिका होती है, मतलब आपने जो जो चीजें देखी, इसकी सूचना दिमाग को देती है कि साहब ये फलाना फलाना दिख रहा है। तो ये तंत्रिका जो है, चक्षुष तंत्रिका, इसको कमजोर कर देती है, इसको प्रभावित करती है। इसको क्या करती है, प्रभावित करती है। अब बताओ, मेरी बात सुनो, अगर आप लोगों की आंखों ने जो देखा उसको दिमाग तक पहुंचाने का काम आपका ये तंत्रिका कर रही है। अब ये तंत्रिका प्रभावित हो गई, मतलब काम ही नहीं कर रही है, तो आप जो देख रहे हो वो दिमाग के पास नहीं पहुंचेगा, इसलिए व्यक्ति क्या हो जाएगा भैया, अंधा हो जाएगा। इसलिए मेथेनॉल पीने से व्यक्ति अंधा हो जाता है। मेथेनॉल पीने से व्यक्ति क्या हो जाता है, अंधा हो जाता है। सिंपल कहानी। अच्छा भाई, ये अंधा हो जाता है, तो आप मेरे को बताओ, आदमी एथेनॉल न पीकर मेथेनॉल पीता क्यों है। देखो, सामान्यतः ये होता है, एथेनॉल का उपयोग जो है ना, बड़े पैमाने पर जो फैक्ट्रियां होती है वहां पर होता है इनका। ठीक है। अब फैक्ट्रियों में बहुत सारा क्या पड़ा रहता है, एथेनॉल पड़ा रहता है। अब ड्रम भर रखे हैं, बड़े बड़े ड्रम भर रखे हैं। अब किसी भी व्यक्ति का मूड बना, भाई साहब वहाँ ड्रम में से निकाल के पी जा रहा है एथेनॉल। इस तरह से तो जो फैक्ट्री का मालिक होता है, वहाँ पर बहुत सारे मजदूर काम करते हैं, शाम को सब लोग आपका एथेनॉल पी जाएंगे। तो फिर वहाँ के जो फैक्ट्री के मालिक होते हैं, होशियार होते हैं, वो क्या करते हैं, एथेनॉल के अंदर मिला देते हैं मेथेनॉल। एथेनॉल के अंदर क्या मिला देते हैं, मेथेनॉल मिला देते हैं। अब एथेनॉल के अंदर मेथेनॉल मिलाने से होगा ये कि कोई भी व्यक्ति मेथेनॉल थोड़े पिएगा, मेथेनॉल पिएगा तो अंधा हो जाएगा। तो आपका क्या होता है, मेथेनॉल के अंदर आपका क्या मिला दिया जाता है, एथेनॉल मिला दिया जाता है। एथेनॉल का ड्रम भरा रखा है, उसके अंदर आपने क्या मिला दिया, मेथेनॉल मिला दिया। इसे अपन कहते हैं विकृत अल्कोहल। क्या बोलते हैं, विकृत अल्कोहल। सिंपल कहानी ये कहानी है कि अगर बहुत सारा एथेनॉल पड़ा है तो उसका दुरुपयोग हो सकता है, इसलिए इसके अंदर क्या मिला दिया जाता है, मेथेनॉल मिला दिया जाता है। अच्छा, कई बार होता है ना कि जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत, तो वो होता ही है कि भाई आपको जो शराब बन रही होती है, अगर कोई शराब बनाने वाला जो कारीगर है उसको पता ही नहीं है कि मेथेनॉल डालना है कि एथेनॉल डालना है, तो अगर गलती से एथेनॉल की जगह उसने मेथेनॉल डाल दिया तो वो आपकी जहरीली शराब हो जाती है। ठीक है ना। तो अब क्या होगा, एथेनॉल के अंदर आपने मेथेनॉल मिला दिया तो ये आपका विकृत अल्कोहल होता है। अच्छा, इसका रंग जो होता है, रंग होता है वो नीला होता है, इसलिए आपको पता चल जाएगा कि भाई साहब ये नीला रंग है कैसा, नीला या ब्लू। तो ये एथेनॉल का तो रंग कैसा होता है, बताओ एथेनॉल का रंग कैसा होता है। मेथेनॉल का सूत्र CH2OH, CH3OH।
एथेनॉल का जो रंग होता है वो तो रंगहीन होता है। अगर आपको कोई ड्रम भरा मिले और उसका रंग कैसा हो, नीला हो, तो आप समझ जाना उसमें क्या है, मेथेनॉल है। ठीक है ना, ये कहानी, ये आपके एथेनॉल के बारे में। अच्छा, अब क्या हो रहा है कि एथेनॉल का उपयोग जो है वो ईंधन के रूप में भी हो रहा है। ठीक है ना, एथेनॉल का उपयोग हो रहा है ईंधन के रूप में। ईंधन के रूप में कैसे होता है कि जो गन्ना होता है ना, गन्ना वो सूर्य के प्रकाश को सबसे अधिक रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करने की ताकत रखता है। कौन? गन्ना। एथेनॉल का उपयोग किसमें? ईंधन में, ईंधन के रूप में। तो आपका जो गन्ना है, गन्ना ये क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करने की सबसे अधिक क्षमता रखता है। तो आपका जो गन्ना होता है, गन्ने से ही तो आपका क्या बनता है, अल्कोहल बन जाता है। गन्ने का जो रस है, गन्ने का जो रस है, गन्ने का रस, इससे आपका गन्ने का जो रस है इसका आप क्या करो, किण्वन करो। गन्ने का रस का क्या करो, किण्वन करो, तो ये आपका क्या बन जाता है, अल्कोहल, या इसको कह सकते हैं एथेनॉल बन जाता है। क्या बन जाता है, एथेनॉल। तो आपका क्या, गन्ने का रस है उसको आप किसमें किण्वन करते हैं तो वो एथेनॉल बन जाता है। अब एथेनॉल बन गया, ठीक है साहब, एथेनॉल बन गया। तो एथेनॉल का जैसे बहुत सारे देश है वहाँ पर इसका उपयोग किसमें किया जाता है, वहाँ पर इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। इससे गाड़ियाँ चलाने के लिए ईंधन के रूप में भी कर लिया जाता है। यही आपका गन्ने से आपने क्या किण्वन करके एथेनॉल बनाया और एथेनॉल का उपयोग जो है ईंधन के रूप में कर लिया। एथेनॉल का उपयोग जो है वो ईंधन के रूप में कर लिया। सिंपल कहानी। इस एथेनॉल का आपको पता है जब अपन ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं तो ये ज़्यादा मतलब प्रदूषण नहीं फैलाता। ये सिर्फ CO2 बाहर निकालता है और आपका जल बाहर निकालता है। तो ये CO2 और जल ही बनता है, यानी कि एथेनॉल से ज़्यादा प्रदूषण नहीं होता जितना आपका पेट्रोल या कोयले से होता है। ठीक है ना। तो अगर आप एथेनॉल से अगर या अल्कोहल से अगर गाड़ियाँ चलाओगे तो प्रदूषण जो है वो आपका कम होगा। सिंपल कहानी। चलो भाई, अब अपन बात करते हैं कि इनके रासायनिक गुणधर्म क्या है। एथेनॉल के रासायनिक गुणधर्म की बात करते हैं कि किन किन से अभिक्रियाएं करता है। तो इसकी 2 अभिक्रियाएं जो है वो महत्वपूर्ण है। पहली अभिक्रिया तो इसकी सोडियम के साथ है। पहली अभिक्रिया किसके साथ, सोडियम के साथ। सोडियम के साथ अभिक्रिया। तो ये सोडियम के साथ अभिक्रिया क्या कैसे करता है, देखो भाई, सिंपल अभिक्रिया करता है। आप लोग क्या करो, सोडियम लो, ये मान लो Na, सोडियम की अभिक्रिया किससे करो, CH3CH2OH। अब ये क्या होता है जब आप इसकी अभिक्रिया करवाते हो, देखो अभिक्रिया जो करानी है तो आपको पता है ये आपका है सोडियम प्लस वाला है, यानी कि ये धातु भी है प्लस, सोडियम प्लस में होता है। तो अब आपका हाइड्रोजन भी प्लस होता है, तो यहाँ से ये हाइड्रोजन हट जाएगा, बाकी वाला रह जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पर इस तरह से रिएक्शन हो जाएगी, CH3 CH2 और O और Na, ये अभिक्रिया हो जाती है। ठीक है ना। अच्छा, ये संतुलित, इसको संतुलित करना हो तो आप लोग संतुलित कर सकते हैं, सिंपल सा। और यहाँ से हाइड्रोजन भी निकल जाएगा बाहर, ये वाला हाइड्रोजन जो है वो बाहर निकल जाएगा, प्लस H2 हाइड्रोजन गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा। ठीक है। इस अभिक्रिया को आप संतुलित करना, बहुत सिंपल है संतुलित करने का, तो आप संतुलित कर देना। ठीक है। सोडियम के साथ अभिक्रिया कैसे होती है, सिंपल सा ध्यान रखो, यहाँ पर ये OH माइनस और ये प्लस है, इस हाइड्रोजन को हटा दो और उसकी जगह किसको लगा दो, सोडियम को लगा दो। ठीक है ना। तो ये अभिक्रिया किसकी होती है आपकी, सोडियम के साथ एथेनॉल की। ठीक है। दूसरी इसकी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने में इसका उपयोग होता है। दूसरा एक अभिक्रिया वो है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने में इसका उपयोग होता है। असंतृप्त H बनाने में, देखो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाना है तो आपको क्या करना है, एथेनॉल को आप क्या करो, गर्म करो। तो आपको क्या करना है, ये मान लो CH3CH2OH। अगर आप लोग इसको गर्म करते हो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में,
OH, ठीक है। अगर आप इसको गर्म करते हो किसकी उपस्थिति में, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, और कितना करना होगा, 443 केल्विन, किसकी उपस्थिति में, सांद्र सल्फ्यूरिक यानी कि H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म करते हो तो होगा ये असंतृप्त। का मतलब क्या है, यहाँ तो ट्रिपल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन के बीच, यहाँ क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड, तो ये CH2 बन जाएगा और डबल बॉन्ड से CH2 बन जाएगा। आई बात समझ है। अच्छा CH2 बन गया और आपका क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एथेनॉल की रिएक्शन। सिंपल कहानी। अच्छा देखो, ये अभिक्रिया में क्या हो रहा है, जल जो है वो बाहर निकल रहा है, इसलिए इस अभिक्रिया को निर्जलीकरण भी कहते हैं। इसलिए इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, निर्जलीकरण कहा जाता है बेटा। तो अगर आपसे पूछे एल्को या एथेनॉल की निर्जलीकरण अभिक्रिया बताओ, तो ये वाली अभिक्रिया बतानी है, तो ये वाली अभिक्रिया बतानी है। अच्छा ये जल बाहर निकलना निर्जलीकरण है, और जो जल को बाहर निकालता है उसे अपन क्या बोलेंगे, निर्जलीकारक। तो यहाँ पर जल को जो बाहर निकालने में मुख्य भूमिका निभा रहा है वो आपका सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपसे पूछे अल्कोहल या एथेनॉल के निर्जलीकरण में निर्जलीकारक कौन है, तो आप बताएंगे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल या सांद्र H2SO4, ठीक है ना। ये निर्जलीकरण अभिक्रिया होगी। तो इस तरह से ही हम लोगों ने आज एथेनॉल के बारे में जितनी भी बातें थी वो हम लोगों ने पढ़ ली। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत मजा आया होगा। चलिए मिलते हैं फिर एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहिए, पढ़ाई करिए, थैंक यू।